नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ हैं मुंबई स्टूडियो से मेरे सहयोगी शरद दुबे। आज है शुक्रवार, लेकिन शुक्र नहीं है। उसकी वजह यह है कि बाजार बीमार है थोड़ा सा, और बीमारी की जो वजह है वो है एक्सिस बैंक के नतीजे। एक्सिस बैंक करीब 5% नीचे है और 5% की इस गिरावट ने पूरे के बाजार का हम देख रहे हैं कि कॉन्फिडेंस तोड़ने का काम किया है, क्योंकि कुछ अहम नतीजे आने वाले हैं इस हफ्ते। कल हमारा फोकस होगा आईसीसी बैंक और रिलायंस के नतीजों पर और एचडीएफसी बैंक के नतीजों पर, और आज शाम को बाजार बंद होने के बाद रिलायंस के नतीजे आएंगे। तो निफ्टी का एक बड़ा वेटेज है, ये तीनों के तीनों शेयर रखते हैं। इनके नतीजे पर जो रिएक्शन आएगा वो आएगा सोमवार को। उसके पहले बाजार में हम देख रहे हैं कि अप्रोच जो है वो कॉशियस है और 3 हफ्ते के निचले स्तर पर बाजार फिसल गया है, और जो क्रूशियल जो सपोर्ट थे निफ्टी बैंक के, दोनों के टूटे हैं। 56,500 निफ्टी पर नहीं बचा। और निफ्टी की बात करें तो हमने देखा था कि 24 जून से ही निफ्टी ने 25,000 को बचा के रखा था, लेकिन आज 25,000 का लेवल फिर से बाजार में टूट गया। कितने गिरावट यहां से होगी, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? हालांकि हमने आपको सुबह कहा था कि बाजार में लाइट रहिए, इंडेक्स में अगर ट्रेड नहीं हो तो मत कीजिए, एक दिन छोड़ दीजिए। जिन्होंने उस सलाह पर अमल किया होगा, निश्चित तौर पर आज उनके पैसे बचे होंगे। यहां से अब रणनीति क्या होनी चाहिए, इंडेक्स में क्या ट्रेड लेना चाहिए, लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर आगे चर्चा करेंगे। खबरों वाले शेयर होंगे, कुछ एक्सक्लूसिव रिसर्च होंगी, अपने रिपोर्टर को भी जोड़ेंगे। तो अगला 1.5 घंटा एक्शन पैक्ड होने वाला है। क्या क्या करेंगे, हमारी जो रेगुलर ऑफरिंग है वो क्या है, जरा एक बार उसकी झलक देख लेते हैं। तो थोड़ी देर में एफओ मार्केट का चेक लेंगे 2:05 पर, 2:10 पर अपने एक्सपर्ट से जानेंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। ऑप्शंस के चैंपियन होगा 2:40 पर, 3 बजे होगा मार्केट एट 3, यानी कि 3 बजे तक का मार्केट का पूरा लेखा जोखा। 3:10 पर बीटीएसटी या फिर एसटी ट्रेड समझेंगे हम सोमवार के सत्र के लिए, और इवेंट्स टू वॉच होगा 3:20 पर। तो बहुत कुछ है शो में, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन चलिए शो की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट ये देख लेते हैं कि बाजार की जो मेजर हाइलाइट्स हैं वो क्या हैं। बाजार की बड़ी बातें रखेंगे आपके सामने। तो बाजार है 3 हफ्ते के निचले स्तर पर। निफ्टी ने तोड़ा है 25,000 का स्तर, और इस वक्त 50 डीएमए को बचाने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। 24,950 के आसपास के स्तर आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। थोड़ी सी रिकवरी लोअर लेवल से है। अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो 550 अंक टूटा है निफ्टी बैंक, और आज हमने देखा कि 56,500 जहां पर एक बढ़िया सपोर्ट था निफ्टी बैंक के लिए, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन एक्सिस बैंक ने भी हिलाने का काम कर दिया है पूरे के पूरे बाजार को, और हम ये गिरावट देख रहे हैं। अब उम्मीदें होंगी कहीं ना कहीं आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक से। चुनिंदा आईटी शेयरों में तेजी है, बट बहुत सिलेक्टिव है। विप्रो अपने नतीजों के चलते आज चल रहा है, लेकिन बाकी हम कोई खास उत्साह आज आईटी के इंडेक्स में भी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आईटी इंडेक्स बिल्कुल सपाट है, मार्जिनल हल्के से गेंस के साथ कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। मेटल शेयरों में आज वैसे हम चमक देख रहे हैं, रिलेटिवली बेहतर परफॉर्मेंस है, कोई ऐसी तोड़फोड़ तेजी नहीं हो रही है। लेकिन जीएमडीसी, एनएमडीसी, टाटा स्टील जैसे शेयर आज हम देख रहे हैं कि मजबूती के साथ आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। एफएमसीजी शेयरों में 5 दिन की लगातार तेजी पर आज हमने ब्रेक लगते हुए देखी है, और इसके अलावा जो कंजम्पशन से जुड़े जो और शेयर हैं वहां पर भी प्रेशर है। एचयूएल करीब 1% नीचे आज के सत्र में आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। और बैंकिंग का दिग्गज एचडीएफसी बैंक भी हम देख रहे हैं कि करीब 1% नीचे है। तो बाजार के लिए सेंटिमेंट काफी ज्यादा वीक होते हुए लग रहे हैं। लेकिन आगे अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ें, उसके पहले फटाफट ये देख लेते हैं कि आज बाजार के बिग बजर्स कौन से हैं, कहां पर हम बड़ा एक्शन देख रहे हैं। शरद, आपसे जानेंगे ये। गुड आफ्टरनून अभिषेक। ऑफकोर्स अगर हम बात करें तो ज़्यादा जो न्यूज़ फ्लो है, अगर पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो भी बात करें तो ओवरऑल बाजार का सेंटिमेंट ही नेगेटिव है, तो आपको शायद वो स्टॉक रिएक्शन ना देखे, लेकिन खबर होता है। और यहाँ पे भी कुछ स्टॉक्स है जो बस कर रहे हैं, कुछ न्यूज़ फ्लो पे, कुछ सेक्टोरल फ्लो पे। तो एक एक करके जो है अभिषेक हम जो है आपको बताते हैं धीरे धीरे करके। सबसे पहले ऑफकोर्स अर्निंग्स पे जो है नज़र रहने वाली है। सबसे पहले अगर हम बात करें अर्निंग्स की, तो एक्सिस बैंक पे जो है आप नज़र डालिएगा। स्टॉक 5% के गिरावट पे 1105 के लेवल्स पे है। कमज़ोर नतीजे देखने मिले, ब्रोकरेजेस की डाउनग्रेड आई, और जो ऑप्शन जो आप कहते हैं कि इंपॉर्टेंटली जो ऑपरेटिंग नंबर्स होता है वो सारे कमज़ोर आए हैं, और इसके कारण ऑफकोर्स बैंकिंग स्पेस में भी गिरावट है। निफ्टी बैंक के हैवी वेट्स में भी जो है थोड़ी सी अनसर्टेनिटी ज़रूर है, खास करके आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक, जिनके नतीजे कल आने वाले हैं। वही दूसरे साइड विप्रो की बात करें तो आईटी खेमे में जो है ये टॉप गेनर है आपका निफ्टी का, और यहाँ पे मुनाफा जो है अनुमान से बेहतर देखने मिला है। कमेंट्री में भी स्ट्रेंथ आई है। आप देखें तो स्टॉक जो है अभी भी 2.5% का गेंस होल्ड कर रहे हैं इस सेलिंग वाले बाजार में। एक और स्टॉक है एचडीएफसी एएमसी, जहाँ पे ऑफकोर्स नंबर्स में तो स्ट्रेंथ दिखा,
मैनेजमेंट कमेंट्री में भी जो है अच्छी मूवमेंट आई। और इम्पोर्टेंटली अगर हम बात करें तो ब्रोकिंग अपग्रेड्स भी आने लगे हैं, बुलिश रिपोर्ट्स आ रहे हैं, और हमारे जो पोजिशनल जो टेक्निकल कॉल्स है उसमें भी अभी भी करंट लेवल से जो एक रैली देखने की उम्मीद ज़रूर है। 55-80 लेवल्स पे HDFC AMC जो है ट्रेड कर रहा है। डिफेंस शेयरों पे भी जो है नज़र रखें। HAL पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आई थी, विंग असेंबली जो LNT से आ रहा है। हालांकि स्टॉक्स में देखें तो यहाँ पे जो है भारी गिरावट देखने मिल रही है, बट ग्लोबल क्यूज़ जिस तरह सजेस्ट कर रहे हैं डिफेंस स्पेंडिंग यूरोप में बढ़ने वाला है, तो उसके कारण जो है एक बाइंग इफेक्ट ज़रूर आ सकता है। लेकिन ऑफकोर्स 7 से 8 हफ्ते से जो डिफेंस स्टॉक्स में कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है, और आज देखें तो कमज़ोरी भी है। बजर्स की बात करें तो GMDC खास करके नज़र में रखिएगा। GMDC में रेयर अर्थ मेटल्स को लेके बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है कि भारत कैसे स्वावलंबी हो सकता है, उसके कारण जो बाइनिंग वाले स्टॉक्स है उसमें एक अच्छी तेज़ी आ रही है, और मेटल पैक में भी एक अच्छी मोमेंटम आ रहा है। स्टील स्टॉक्स ले लें। इंटरेस्टिंगली वर्लपूल की बात करें तो यहाँ पे भी स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है, और वॉल्यूम्स में स्ट्रेंथ आई है। पिरामल फार्मा यहाँ पे जो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, बट स्टॉक का आप कहेंगे लॉन्ग टर्म चार्ट्स यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑलरेडी देखने मिल रही है। तो खबरों के दम पे और कुछ सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स, टेक्निकल मूव्स में जो है आपको बिग बजर्स जो है आज देखने मिल रहे हैं। अभिषेक, और अभिषेक इस मार्केट में भी स्ट्रैटेजीज क्या रहने वाली है? और हमने जो था मार्केट खुलने के पहले ही बता दिया कि शायद फ्राइडे को आप नो स्ट्रैटेजी करें, वो भी एक स्ट्रैटेजी होता है। तो इसके लिए तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, हमारे सारे दर्शकों को, अगर ये बात उन्होंने शुरुआत में मान ली थी। लेकिन अब देख रहे हैं कि थोड़ा मार्केट्स ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड पे है, अर्निंग्स पे ज़्यादा फोकस रहेगा। अभी भी नो ट्रेड की कॉल रहेगी, या कुछ पुट्स खरीद सकते हैं कुछ लेवल्स के निफ्टी बैंक के? क्या लग रहा है आपको? नहीं शरद, बिल्कुल नहीं खरीदना है। मेरा बिल्कुल इस पक्ष में वोट नहीं जाएगा कि बाइंग करें, क्योंकि सामने देखिए अर्निंग्स खड़े हैं, और अर्निंग्स मतलब ये हेवी वेट्स हैं बाजार की, जो बाजार को हिलाने का, बाजार को चलाने का दम रखते हैं। रिलायंस बाजार बंद होने के बाद इसके नतीजे आएंगे। कल ICICI बैंक, HDFC बैंक के नतीजों पर नजर रहने वाली है। तो क्यों लेना? हमने सुबह भी कहा था कि आप छोड़ दीजिए, अगर इंडेक्स में ट्रेड नहीं बन रहा है तो मत लीजिए ट्रेड। लेकिन दिक्कत की बात क्या है ना कि जो क्रूशियल सपोर्ट्स थे वो भी बाजार ने ब्रेक किए, उनको रिस्पेक्ट किया नहीं। 25,000 काफी दिनों से हम देख रहे थे कि उसके ऊपर निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा था 300-400 पॉइंट के रेंज में, लेकिन आज उस बहुत ही क्रूशियल लेवल को निफ्टी ने तोड़ा है। निफ्टी बैंक को लेकर भी कॉन्फिडेंस थोड़ा शेक हुआ है। हालांकि मुझे लगता है कि अभी उतना मन को निराश नहीं करना चाहिए, क्योंकि HDFC बैंक और ICICI बैंक ऐसा नहीं कि वो एक्सिस बैंक की तर्ज पर उनके नतीजे आएंगे। अलग सेट ऑफ नंबर्स, अच्छे नंबर्स की आप उम्मीद करके चल सकते हैं दोनों के दोनों बैंकों से। लेकिन ये है कि हाँ, अब ये कन्विक्शन थोड़ा सा जरूर आज के सत्र में डामाडोल बाजार को लेकर हुआ है। एक्सिस बैंक के नतीजों के बाद एडवांस डिक्लाइन कमजोर है। आज हम देख रहे हैं कि एक चढ़ने वाले शेयर के बदले 2 गिरने वाले शेयर हैं। स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स, वहां पर भी बिटाई हो रही है। जो शेयर आज बिकवाली के शिकार हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बैंक हो गया, FMCG, फार्मा, इंफ्रा, ये तमाम शेयर आज टूट रहे हैं। मेटल और रियल एस्टेट में हल्की हल्की बाइंग है, बट सिलेक्टिव बाइंग वहां पर हो रही है। और ग्लोबल जो संकेत है, बाजार तो उसको पूरी तरह से दरकिनार कर रहे हैं, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स में 50 अंकों की तेजी है, यूरोप में भी अच्छी शुरुआत हुई है। लेकिन अब हम ग्लोबल बाजारों को देख भी नहीं रहे हैं। और आज तो हमने बात भी नहीं की कि नहीं भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील को लेकर क्या होगा, एक वो अलग मसला है, उसके निश्चितता बाजार में कहीं ना कहीं है। लेकिन आज पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि बड़े नतीजों से पहले बाजार थोड़ा कॉशियस है, वेट एंड वॉच वाले मोड में है। निफ्टी की बात करें, हमने कहा था कि 25,000 अगर टूटता है तो 24,800 इसको बचा के रखने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये टूटा, अगर 24,800, तो फिर बाजार में गिरावट और बड़ी यहां से होती हुई दिखेगी। तो अब जो अगला सपोर्ट है वो है 24,800 का। और रेजिस्टेंस का लेवल अब वो लेवल है जिसको हम सपोर्ट के तौर पर देख रहे थे, यानी कि 25,100 ये रेजिस्टेंस के तौर पर अब काम करेगा। देखिए, हम पहले भी कह रहे थे कि बाजार का जो स्ट्रक्चर है ना, या फिर बाजार का जो टेक्सचर है, वो चेंज तब होगा जब अर्निंग्स अच्छे आएंगे, मतलब अच्छे या बुरे। आपने बुरा अर्निंग देखा, एक्सिस बैंक की तरफ से देखिए बाजार ने टूटने के संकेत दे दिए। अगर ये रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक अगर अच्छे अर्निंग्स रिपोर्ट करते हैं तो फिर बाजार को आप यहां से चलते हुए भी देखेंगे। लेकिन अगर थोड़ी भी निराशा आए तो बाजार यहां से भी गिरने के लिए तैयार है। तो अब इन्हीं से उम्मीदें आके टिक गई हैं। निफ्टी बैंक की बात करें, आज हम देख रहे हैं कि 12 में से 11 शेयर कमजोरी दिखा रहे हैं। एक्सिस बैंक ने, मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी शरद, लेकिन ये क्या है ना कि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है,
एफआईज बाजार से दूर हैं, हम देख रहे हैं कि 17% के नीचे की उनकी इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग होल्डिंग हो गई है, लगातार बेच रहे हैं। 17,000 करोड़ रुपए अकेले इन्होंने जुलाई में बेच दिए और पिछले 4 महीने इन्होंने बाइंग की थी। क्वांटम कोई बहुत बड़े नहीं थे बट बाइंग की थी। ये एक सेंटिमेंट के लिहाज से एक डैम्पनर है कि वो बाइंग का सिलसिला भी अब टूट गया है फाइज की तरफ से। तो देखना होगा अब यहां से जो निफ्टी बैंक को अगला सपोर्ट बनता है ना, वो 56,000 पर ही सपोर्ट है और जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो है यहां से हम देख रहे हैं कि 56,600, 56,600, 57,600 नहीं, 56,600 ये रेजिस्टेंस का लेवल फिलहाल निफ्टी बैंक के लिए दिख रहा है। तो सेंटिमेंट कमजोर है, ना ट्रेड करें इंडेक्स में, कोई हर्ज नहीं है, बस आप वेट कर लीजिए। आज का सत्र तो बीत ही गया। शुक्रवार में सोमवार को 9:15 तक जब मार्केट खुलेगा तब तक तो अंदाजा आपको लग ही जाएगा आज शाम को रिलायंस के नतीजे कैसे आते हैं, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे कैसे आते हैं, उसके बाद आप कोई रणनीति बनाइएगा। लाइट रहिए, ओवरनाइट ट्रेड ना रखें, उसी में भलाई है, वो बेहतरी है, क्योंकि जोखिम लेके जाना क्यों, ये एडवाइस है आज के सत्र में फिलहाल ट्रेडर्स के लिए। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं। एमके ग्लोबल से कपिल शाह हमारे साथ रेडी हैं और सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ शो में जुड़ गए हैं। नीलेश जी और कपिल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। नीलेश भाई, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आप कैसे गाइड करेंगे? आज तो कन्विक्शन का बड़ा लॉस हुआ है बाजार में, लग नहीं रहा था कि नहीं 25,000 ब्रेक होगा, 56,500 टूटेगा, दोनों टूट गए। कैसे गाइड करेंगे और यहां से आप क्या लेवल्स देख रहे हैं निफ्टी पर, निफ्टी बैंक में, और ट्रेडर्स को करना क्या चाहिए आज? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक। बिल्कुल, देखिए मैं आपकी कमेंट्री भी सुन रहा था। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए यहाँ पर जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ चुकी है मार्केट में, लगातार दूसरे कंसेक्यूटिव सेशन हम गिरावट देख रहे हैं। अहेड ऑफ द वीकेंड यहाँ पर कोई भी ट्रेड लेके जाना मुनासिब नहीं होगा। बेहतर होगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। कल बड़े 9 बैंकों के नंबर्स आने वाले हैं, तो नतीजों से पहले बेहतर रणनीति ये होनी चाहिए कि आप थोड़ा सा कैश इन हैंड रखें, साइडलाइंस पर बैठें। मंडे को बेटर क्लैरिटी के साथ आपको ट्रेड के मौके मिलेंगे। मार्केट में अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो निफ्टी अपने 50 डीएम में ब्रेक कर चुका है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट 25,000 का भी ब्रेक कर चुका है, और अगले कुछ मिनटों में अगर निफ्टी इसके नीचे ही टिकता है और 25,000 रिक्लेम नहीं करता है तो हो सकता है अगले सप्ताह में गिरावट और कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। ऑन द कॉन्ट्री, अगर 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है तो कंपेरेटिवली एक बेटर क्लोज माना जाएगा, और वहां पर एक पुल बैक ट्रेड ऑन द बैक ऑफ शॉर्ट कवरिंग हमें अगले सप्ताह हो सकता है मंडे को देखने को मिले। तो एट क्रूशियल जंक्चर है फिलहाल। अगले 1-1.5 घंटे में थोड़ी सी क्लैरिटी बेहतर आती हुई नजर आएगी। क्लोजिंग को ध्यान से देखना होगा, 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग होती है तो ही यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड है तो कैरी करके चल सकते हैं, अन्यथा बेहतर होगा कि आप साइडलाइंस पर बैठें। यहाँ से भी राय साइडलाइंस की है और हमारे टेक्निकल गेस्ट ऑल थ्रू आउट द ट्रेड कहेंगे कि यहाँ पे साइडलाइंस पर है। और आज सुबह हमारी एक मुहिम भी चली थी, एक ट्रेडर्स के लिए, एक इन्वेस्टर्स के लिए। सबसे पहले जो है ट्रेडर्स के लिए बात करें तो एक सिंपल फिलॉसफी है, रहे लाइट, ट्रेड करे राइट। तो ऑफकोर्स आज जो है ये कॉल जो है साबित भी हो गया। अगर आप इस पे अमल किए तो आपको फ़ायदा या नुकसान से आपको हमने बचाया। और इन्वेस्टर्स के लिए सही खरीदें और शांति से बैठें। तो ये बहुत अहम मुहिम है जिस पे आज की आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन अब चलिए, कपिल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून कपिल जी। अब जो हम फोकस करने वाले बाजार में क्लोजिंग ट्रेड्स क्या रहेगा? और कपिल जी, क्लोजिंग ट्रेड्स बताएं, इस मार्केट में क्या क्लोजिंग ट्रेड्स बन रहे हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहला स्टॉक यहाँ पे बाई की साइड में रहूंगा, क्योंकि सीमेंट सेक्टर जो रहा हुआ है वो काफी दिनों से काफी एक अच्छी सी पॉजिटिव मोमेंटम, सस्टेन मोमेंटम उन्होंने डिस्प्ले की हुई है। तो सबसे पहला कॉल यहाँ पे जेके सीमेंट का आता है, जो 6,545 के लेवल पे चल रहा है अभी। तो 6,480 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे बाई का व्यू बनता है, 6,750 के स्टॉप लॉस से। और दूसरा यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे मार्केट की गिरावट आ रही है, काफी दिनों से ही हम एक डिफेंस सेक्टर्स में कुछ एक सस्टेन सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं और आज हमें उसमें इजाफा होते हुए भी देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे HAL का काउंटर पे हमारा शॉर्ट का व्यू बनता है, 4,666 के लेवल पे शॉर्ट का व्यू है, 4,850 का स्टॉप लॉस रहेगा ऊपर में, और नीचे में 4,380 के टारगेट। शेल पे जो है सेल की राय है और आज हम देख भी रहे थे डिफेंस के खेमे में जो है सेलिंग और बढ़ गई है। नीलेश, आपके क्या पिक्स रहने वाले हैं?
बिल्कुल देखिए यहाँ पर एक खरीदारी एक बिकवाली वाला ट्रेड है, बैलेंस अप्रोच यहाँ पर रख रहे हैं और कंसेंसस सेल यहाँ पर हो चुका है एचएल में, क्योंकि मेरी ओर से भी ये बिकवाली वाला ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो था वो ब्रेक हो चुका है। इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 4800 का था, वो ब्रेक कर दिया है एचएल ने। यहाँ पर गिरावट जो है वो और एक्सटेंड हो सकती है, तो यहाँ पर मोमेंटम प्ले ऑन द लोअर साइड एचएल को प्ले किया जा सकता है एज अ शॉर्ट ट्रेड। एचएल में बिकवाली करने की सलाह होगी विद स्टॉप लॉस अबव 4760 का होगा। जब तक उसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक शॉर्ट ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट करके चल सकते हैं। निचले स्तर पर इमीडिएट बेसिस पे 4550 और उसके बाद 4450 तक के भी लेवल यहाँ पर टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं, तो बिकवाली वाला ट्रेड होगा। एचएल में काफी शॉर्ट बिल्डअप भी यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एक कॉन्ट्रा बेट बाजार की करेक्शन के विपरीत हमें देखने को मिल रहा है, वो है रैलीज इंडिया। रैलीज का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, कैश काउंटर है, यहाँ पर लगातार एक सीरीज ऑफ हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बनती हुई नजर आ रही है और ये जो मोमेंटम है वो यहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंड होता हुआ नजर आ रहा है। हमें ऊपरी स्तरों पर 376 के शॉर्ट टर्म टारगेट को ध्यान में रखते हुए रैलीज इंडिया को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 351 का स्टॉप लॉस रखना होगा। बढ़िया है नीलेश जी की तरफ से एक बाय का ट्रेड और एक सेल का ट्रेड। एचएल डिफेंस कंपनी, टारगेट 4550 का, 4450 का, दो नीचे की तरफ के टारगेट ये हो गए। और स्टॉप लॉस की बात करें तो 4760 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। ये बिकवाली का सौदा होगा एचएल के करंट मंथ फ्यूचर में। और रैलीज की बात करें तो इसके नतीजे अच्छे आए थे। हमने देखा था कि घाटे से कंपनी मुनाफे में आई थी और शेयर अपवर्ड मोमेंटम में लगातार है। रैलीज का टाटा ग्रुप की कंपनी है। 376 के टारगेट बनेंगे 351 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। और कपिल जी ने भी एचएल को शॉर्ट करने की सलाह दी है। तो दो हमारे एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन सेम स्टॉक पर, एक ट्रेड जरूर मिला आपको लेकिन कन्विक्शन डबल कर लीजिए। एक बेहतरीन आपके लिए शॉर्ट का सौदा है हमारे दोनों के दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से। लेकिन आज का जो कह सकते हैं कि बाजार का विलेन है वो है एक्सिस बैंक, क्योंकि एक्सिस बैंक ने पूरा का पूरा मूड डिस्ट्रॉय करने का काम किया है। और थोड़ी दिक्कत इसलिए भी है क्योंकि ऐसी उम्मीदें थी नहीं एक्सिस बैंक से। कुछ उन्होंने अपनी मैकेनिज्म को चेंज किया, प्रोविजनिंग ज़्यादा रही। इसके अलावा हमने देखा कि प्रॉफिट पर डेंट लगा, एसेट क्वालिटी को भी लेकर इन्होंने थोड़े खराब आंकड़े पेश किए और उसके चलते आज ये शेयर टूटा है करीब 5%। इंट्राडे में सुधरा है लेकिन थोड़ा सा, अभी भी करीब 4.5% के आसपास से गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहा है। तो नतीजे में क्या प्रमुख हाइलाइट्स रही, क्यों ये शेयर गिरा है और इसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू क्या है शेयर को लेकर, जरा ये समझ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे एक बेहद ही खास रिसर्च लेकर। वरुण, एक्सिस बैंक में गिरावट की वजह क्या है और बताइए ब्रोकरेजेस की अब क्या राय बन रही है शेयर को लेकर। देखिए, एक्सिस बैंक के नतीजे खराब होने का सबसे बड़ा कारण था कंपनी ने एक कहीं ना कहीं जो टेक्निकल एक बदलाव है वो दरअसल किया है और उसका इम्पैक्ट दरअसल कंपनी के ओवरऑल एसेट क्वालिटी पे देखने मिला, जहाँ पे ग्रॉस एनपीएस बढ़ के आए हैं 1.28% से बढ़ के 1.57%। नेट एनपीएस में बढ़ोतरी हुई, स्लिपेजेस प्रोविजन जो है उसमें एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली और इसका इम्पैक्ट मुनाफे पे भी हुआ, जहाँ पे मुनाफा जो है 3.5% 4% के आसपास गिर के आया है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है उसमें भी इसी के कारण आपको कमी देखने मिली है। 3.97% से गिर के 3.8% पे आया है। तो जो टेक्निकल एडजस्टमेंट कंपनी ने किया है उसका इम्पैक्ट कंपनी के नतीजों पे देखने मिला है कि इसको छोड़ भी दे तो डिपॉजिट ग्रोथ, एडवांसेस ग्रोथ जो है वो इस कंपनी की काफ़ी हद तक कमज़ोर रही है, सिंगल डिजिट में रही है। ब्रोकरेज हाउसेस ने यहाँ पे अपने लक्ष्य घटाए हैं। आप देखिए, मॉर्गन स्टैनली हो, जेपी मॉर्गन हो, सीएलएसए हो, ये तमाम ब्रोकरेज हाउसेस जो है उन्होंने अपने लक्ष्य घटाए हैं। खासकर एंटिक का नोट अगर आप पढ़ेंगे तो इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है, 1300 रुपये के प्राइस टारगेट है। इन्होंने कहा है कि FY 26-27 में अर्निंग्स एस्टिमेट जो है उसमें करीब 8 से 4% के आसपास की कटौती ये कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल न्यूट्रल की सलाह प्राइस टारगेट 1250 का दे रहे हैं और इन्होंने अपने अर्निंग्स एस्टिमेट में FY 26-27 के लिए करीब 8.6 से 5.7% के आसपास की कटौती जो है वो कर दी है। साथ ही साथ नुवामा को भी अगर आप देखेंगे तो इन्होंने भी डाउनग्रेड कर दिया, एक्सिस बैंक को होल्ड की सलाह है और ये कह रहे हैं कि जो रिपीटेड वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है एसेट क्वालिटी और ग्रोथ में, उसके कारण इन्होंने डाउनग्रेड किया है। FY 26-27 के EPS एस्टिमेट जो है उसमें 5 से 6% के आसपास की कटौती जो है वो भी ये कर रहे हैं। तो एक तो नतीजे कमज़ोर, दूसरा ब्रोकरेज हाउसेस ने इस कंपनी के ओवरऑल एस्टिमेट जो है वो काटा है और प्राइस टारगेट को कम किया है, उसका असर आप देख रहे हैं, स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही है। बहुत शुक्रिया। तो ब्रोकरेजेस के व्यूज में डाइवर्जेंस हम देख रहे हैं। कुछ ब्रोकरेजेस ऐसे हैं, CLSA, नोमुरा, गोल्डमैन सैक्स,
जो देख रहे हैं कि इस पर पॉजिटिव हैं, अक्यूमुलेट, बाइक रेटिंग दे रहे हैं, ऊपर के टारगेट्स भी दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी ब्रोकरेजेस हैं जिनका कन्विक्शन शेयर को लेकर नहीं है, और ईपीएस एस्टिमेट्स यानी कि प्रति शेयर आय का जो अनुमान है आगे के लिए, उसमें भी कटौती की है। और इन दोनों चीज़ों ने, कमज़ोर नतीजे और ब्रोकरेजेस की तरफ से जो डाउनग्रेड्स हुए हैं, इन्होंने शेयर का मोमेंटम आज बिगाड़ने का काम निश्चित तौर पर किया है। इस महीने की जब शुरुआत की थी एक्सिस बैंक ने, तब 1200 रुपये का शेयर था, लेकिन अब ये 1100 रुपये के आसपास के इसके भाव हो गए एक्सिस बैंक में। और ये गिरावट के सारे रीजंस हमने 8-10 रीजंस निकाले हैं कि क्यों ये शेयर आज मोमेंटम को बहुत ही ज़्यादा लूज किया इसने। अब एक्सिस बैंक के बाद जो फोकस है वो होगा आईसीआईसीआई बैंक पर और एचडीएफसी बैंक पर। उनका अनुमान भी हम लेकर आएंगे सामने थोड़ी देर में कि आखिर उम्मीदें क्या हैं उनसे। लेकिन नीरज जी, आप क्या सलाह देंगे बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर? नतीजे देख लें उसके बाद ही कोई ट्रेड लें, या फिर हिम्मत है कोई शेयर चुनने की नतीजों से पहले? देखिए अभिषेक जी, हिम्मत कर रहे हैं तो उसकी कीमत शायद बड़ी चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि रिस्की ट्रेड होगा। बैंक निफ्टी में एक्सिस बैंक स्पेसिफिकली इसके नंबर्स के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो चुका है। बड़ी बड़ी बैंकों के नंबर्स कल आने वाले हैं, वीकेंड है, उसके पहले आइडियली तो स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आप कोई भी ट्रेड ना लें, क्योंकि बैंक निफ्टी ही है जो यहाँ पर लगातार साबित हुआ है और मार्केट को ड्रैग कर रहा है। तो बेहतर होगा कि यहाँ पर जिस हिसाब से नेगेटिव सेंटीमेंट डेवलप हो रहे हैं बैंकिंग स्पेस में, तो कोई भी लॉन्ग ट्रेड ना लें और थोड़ा सा इंतजार कर दें। बेहतर होगा कि मंडे को आप फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ बैंकिंग स्पेस पर ट्रेड कर सकते हैं। मंडे की मंडी देखेंगे, छोड़ दीजिए, मत ट्रेड कीजिए। नहीं ट्रेड करेंगे एक दिन, कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन बाजार में आप सुरक्षित रहिए। ईटीनो स्वदेश भी यही चाहता है और हम बार बार आपको यही गाइड कर रहे हैं कि कैपिटल एप्रिशिएशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैपिटल के प्रोटेक्शन, और वो हम सुनिश्चित करते रहेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स भी हमसे पूरी तरह से इत्तेफाक रखेंगे इस चीज को लेकर। लेकिन एक और शेयर लेकर आइए आप जरा ना, एक बार बीएल लेकर आइए। बीएल में हमने देखा था कि शेयर चला गया था 435 रुपए के ऊपर, रिकॉर्ड हाइस पर गया था लगातार। हमने देखा था कि ऑर्डर्स को लेकर अच्छी खबरें आई थी, मोमेंटम बड़ा तगड़ा था। लेकिन बीएल में भी आज हम देख रहे हैं कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, 400 रुपए के नीचे आया है शेयर। ये 395 रुपए का भाव बीएल का है। कपिल जी, आप जरा ये बताइए कि बीएल क्या और गिरेगा, क्योंकि लगातार हम फॉलिंग जोन में शेयर को देख रहे हैं, या फिर अपने सपोर्ट्स के आसपास है? बीएल का बेसिकली देखने जाए तो डिफेंस सेक्टर है, एक टाइम से बहुत काफी अच्छी मोमेंटम हमें देखने मिली थी, लेकिन मार्केट तो जस्ट अभी ही कुछ दिनों से गिरना स्टार्ट हुआ था। लेकिन इससे पहले ही डिफेंस सेक्टर्स में हमें कहां ना कहां पे सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है, तो वो फॉल में कहां ना कहां पे ये सेक्टर लीड कर रहा है। और बीएल का देखते हैं तो 430 से लेके 395 के लेवल के यहाँ पे आ गया है। स्टॉक सपोर्ट के नजदीक तो है, लेकिन सपोर्ट के नजदीक होने के बाद में हम थोड़ा सा वेट करते हैं कि बाय की कंफर्मेशन के लिए। अभी तक वहां पे सपोर्ट पे कोई बायर का प्रेजेंस हमें देखने नहीं मिला हुआ है, तो 390 के यहाँ पे सपोर्ट है। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ सेलिंग बाइंग प्रेशर, तो हम अभी तो यहाँ पे बाय के लिए अवॉइड ही कर रहे हैं। 390 का लेवल ब्रीच कर जाता है तो स्टॉक का नेक्स्ट बेस्ट सपोर्ट लेवल कहां ना कहां पे 378 के यहाँ पे बन सकता है। बीएल की बात करें तो यहाँ पे देखें तो 6 महीने में अच्छे रिटर्न्स आए हैं, लेकिन आज जो है पूरे डिफेंस खेमे पे जो है सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। नीलेश, एक बार पेटीएम पे नज़र डालते हैं। यहाँ पे देखें तो पोजिशनली स्ट्रॉन्ग सेटअप आ रहा है और अच्छी मोमेंटम जो है देखने मिल रही है। ऑफकोर्स आज के तो वॉलेटिलिटी है, लेकिन अगर पोजिशनली सेटअप देखें तो वो 1000 का जो मार्क है उस लेवल को उन्होंने क्रॉस कर दिया था। तो अभी भी चार्ट्स पे क्या पेटीएम पोजिशनली स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं, और हाँ तो क्या लेवल्स देख सकते हैं? 1050 1060 के बीच कुछ लेवल्स आ सकते हैं 1-2 हफ्ते में, नीलेश? बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम हमने देखा था। हालांकि आज मार्केट में जिस हिसाब से गिरावट है, उसके बावजूद ये अभी भी उस प्रकार की गिरावट नहीं दिखा रहा है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया अगर यहाँ पे रख के चले तो 1050 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 965 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके स्टॉप लॉस के साथ एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे। फ्रेश खरीदारी गिरावट पर करके चल सकते हैं और स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। पेटीएम की बात तो हमने कर ली, लेकिन एक और न्यू एज टेक स्टॉक है इटर्नल। यहाँ पे देखें तो ऑफकोर्स एक कंसोलिडेशन मोड में आया है, थोड़ी सी इंक्रीज ज़रूर हुई है लॉन्ग टर्म बेसिस पे उनकी रेंज पे, पर 260 265 के लेवल्स पे जो है इटर्नल की मूव आ रही है। कपिल,
एक बार इटर्नल के चार्ट चेक्स ले ले। यहाँ पे ऑफ कोर्स अर्निंग्स भी जो है मंडे को आने वाली है और उसका भी जो है इंपॉर्टेंट प्रीव्यू क्या जो नंबर्स होंगे उस पे बाजार की नज़र रहेगी, खास करके उनके प्रॉफिट लेवल्स पे और जो उनके क्विक कॉमर्स की जो सेगमेंट है, डार्क स्टोर की एक्सपेंशन है, उस पे कंपनी की कमेंट्री पे भी नज़र रहेगी। आज देखिए दिन के ट्रेड में ज़्यादा गिरावट नहीं है, लगभग 1% की गिरावट है, 255-260 लेवल्स पे है। कपिल क्या कैसा चार्ट सेटअप लग रहा है? पोजिशनली तो यह जो है स्ट्रेंथ दिख रहा है कि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन के लेवल पे एक और जा सकती है। देखिए मंडे वॉलेटाइल रहेगा। जी। स्टॉक ने काफी अच्छा एक बेस बनाया हुआ था काफी टाइम पहले, 242 से लेके 200 रुपए की जो रेंज थी वहां पे काफी एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन जोन हम इसको कह सकते हैं। और 242 के ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक ने फिर से एक ऊपर की ओर काफी अच्छा मूव देखने मिला हुआ है और 280 भी जाके अटका था। अभी 280 एक हिस्टोरिकल रिवर्सल हिस्ट्री उसकी रही हुई है और अच्छे खासे रेजिस्टेंस लेवल से ही वो रिएक्ट कर रहा है। तो पिछले 4-5 दिनों से सस्टेन सेलिंग प्रेशर भी है। 255 एक माइल्ड सपोर्ट लेवल बनता है, लेकिन इसका भी सिनेरियो वही है कि सपोर्ट लेवल पे है लेकिन बाय का कोई साइन सिग्नल अभी तक हमें देखने नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा सा इसमें वेट करेंगे बाय का प्रेजेंस आने का। और 255 लेट्स से कि अगर लेवल टूट जाता है तो नीचे में इसकी बाद में अच्छे खासे सपोर्ट लेवल 247 से 242 बनते हैं। रिजल्ट के दौरान कुछ वॉलेटिलिटी होती है, कुछ नेगेटिव रिएक्शंस आते हैं, तो मेरे ध्यान से मीडियम टर्म ट्रेड के लिए 247 से लेके 242 की रेंज काफी अच्छी रहेगी बाय करने के लिए। नीलेश, एफएमसीजी पैक देखे आज बिकवाली आ रही है 5 दिन के बाइंग स्ट्रेंथ के बाद। यहाँ पे कुछ शॉर्ट बन रहे हैं क्या? अगर शॉर्ट है तो कौन से स्टॉक हो सकते हैं नीलेश, जल्द से बताएं। आप एफएमसीजी स्पेस की बात कर रहे हैं? कंजम्पशन एफएमसीजी। बिल्कुल, देखिए एफएमसीजी स्पेस में आज हमें गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, बट कंपैरेटिवली स्ट्रक्चर पोजिशनली बेटर है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखें तो थोड़ी गिरावट बढ़ सकती है। एचयूएल अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक पे नजर डालें तो यहाँ पर जो गिरावट है वो थोड़ी सी बड़ी हमें नजर आ रही है। गैप एरिया यहाँ पर है वो फील होता हुआ नजर आएगा। 2450 2430 तक की डाउनसाइड यहाँ पर देख सकती है एंड 2530 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड लेके चल सकते हैं प्योरली फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। ये बिल्कुल एचयूएल पे रहा है नीलेश की। लेकिन चलिए अब हम चलते हैं हमारे खास सेगमेंट पे, बिग एक्शन स्टॉक्स पे। सृष्टि बताएंगे। सृष्टि। तो देखिए बाजार में तो आज गिरावट आई है, पर ऐसे में भी कुछ एक काउंटर्स हैं जो कि अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले बात करते हैं टाटा कम्युनिकेशंस की, क्योंकि ये कंपनी इस बार नतीजे तो इस बार खास नहीं थे। सीक्वेंशली आप देखेंगे तो एक गिरावट ही देखने को मिली अक्रॉस द बोर्ड, बट इसके अलावा मैनेजमेंट की कमेंट्री ने उत्साह जरूर भर दिया। लगभग 2% की तेजी जो है ये काउंटर दिखा रहा है, जहां पर उनका कहना है कि वो ऑल राउंड ग्रोथ देख रहे हैं अपने डिजिटल पोर्टफोलियो में। जो फनल है वो काफ़ी अच्छी है और आने वाले समय में कई सारी डील्स हैं जिस पे कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है और ऑर्डर बुक भी आने वाले टाइम में ग्रो करेगी। इस पॉजिटिव कमेंट्री के चलते आप देख सकते हैं कि स्टॉक में एक अच्छा रिएक्शन है और साथ ही साथ जो तमाम सब्सिडरीज हैं कंपनी की उनमें एक अच्छा टर्न अराउंड हो रहा है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। और स्टॉक में एक अच्छा मूव भी हम देख रहे हैं। इसके अलावा जो एक स्टॉक काफ़ी प्रेशर में है और इनफैक्ट सुबह से ही प्रेशर में है वो है रूट मोबाइल। आप देखेंगे 4% की गिरावट यहाँ पर हावी होती हुई दिख रही है। नतीजे बेहद खराब थे और उसके बाद भी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कंपनी का सीईओ है उन्होंने एक रेजिग्नेशन दे दिया है, गौतम बदालिया ने। और अब जो कंपनी की नई नियुक्ति होगी 18 जुलाई से राजदीप कुमार गुप्ता जो हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बनेंगे। और इसके चलते भी आप देख रहे हैं कि स्टॉक में एक हल्का रिएक्शन ज़रूर है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे जो दूसरा हमारा बिग एक्शन स्टॉक है वो उसकी अगर हम बात करें तो मेटल काउंटर्स में आज एक अच्छा एक्शन है, जिसमें तमाम स्टॉक्स जो है वो मेटल पैक से अच्छे तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। और रियल्टी पैक में गोदरेज प्रॉपर्टीज आज अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। देखिए रियल्टी स्पेस काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है। डीएलएफ जैसी कंपनियां जो है मुंबई में आ रही हैं और साथ ही मुंबई बेस्ड या महाराष्ट्र बेस्ड जो कंपनीज हैं वो बेंगलुरु को फेस कर रही हैं और वहाँ पर अपना कंपटीशन और प्रेजेंस बढ़ा रही हैं। और गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पर खबर के दम पे आप एक्शन देख रहे हैं। 1% से भी ज़्यादा की तेज़ी, वो भी ऐसे बाजार में। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जहाँ पर आज बिग एक्शन है।
जी बिल्कुल, धन्यवाद सृष्टि। बिग एक्शन स्टॉक्स आप हमें बताया, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है हम अहम प्रीव्यूज़ के बारे में फोकस करने वाले हैं। रिलायंस है, आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक रहेगा, और इम्पोर्टेंटली हमारे इम्पोर्टेंट टेक्निकल कॉल्स क्या रहेंगे गैस के, वो भी हमारे साथ आप देखेंगे। इन एसोसिएशन शाह हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि एक और मेहमान हमारे साथ आज जुड़ गए हैं। वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा हमारे साथ हैं, और नीलेश शाह भी हमारे साथ हैं। उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। नीलेश जैन, माफ़ कीजिएगा। विवेक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आज हम देख रहे हैं कि बाजार में गिरावट है, थोड़ी सी निराशा का माहौल पैदा हुआ है। 25,000 देखने के हम थोड़े से आदी हो गए थे, अब 24,900 के दर्शन कर रहे हैं। हालांकि अभी भी जो गिरावट है ना, आधे % की निफ्टी में है और 0.25% की निफ्टी बैंक में है। क्या आपको भी थोड़ा सा आज की कमजोरी से डर लग रहा है, या फिर कोई चिंता की बात नहीं है? गुड आफ्टरनून अभिषेक। देखो, कोई चिंता की बात नहीं है। चिंता किस चीज की है एक्चुअली? एक आध रिजल्ट खराब आ गया एक्सिस बैंक का, वो भी थोड़ा लोन्स के तरफ वो लोग थोड़े स्ट्रिक्ट थे करके ज्यादा खराब दिख रहा था। लेकिन जो ओवरऑल बाजार का अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है, मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी आपको कोई फंडामेंटली कमजोरी या आपको दिख रही है। और बाजार ने काफी रिकवरी भी दिखाई थी, तो उसके कारण एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर चल रहा है, समझ लीजिए। मुझे लगता है कि बहुत आजू बाजू का है, अब लोग निफ्टी के सपोर्ट के नियर बाई है, समझ लीजिए 25,000 प्लस और माइनस 200 पॉइंट आपको इस रेंज में सपोर्ट लेते हुए निफ्टी दिखेगा। और यहाँ से अगर थोड़ा बहुत भी और नीचे जाता है तो मुझे लगता है कि बाइंग इंटरेस्ट भी बाजार में देखने को मिलेगा आपको। तो जो वैल्यूएशन है ओवरऑल लार्ज कैप्स का, देखिए इस साल मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सेंसेक्स निफ्टी दोनों सिंगल डिजिट रिटर्न्स दे, लेकिन क्योंकि वैल्यूएशंस अभी फेयर है, इसके लिए मुझे लगता है कि डाउन साइड भी आपका लिमिटेड रहेगा। तो कोई डर की बात नहीं है। मैं तो अगर डिप मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में ही इसको लूंगा। ठीक है, डिप मिलता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। और आप देखिए, थोड़े से कॉन्फिडेंस को बढ़ा लीजिए, निराश ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। निफ्टी 25,000 के ऊपर आ गया है, और जो गिरावट है 106 अंकों की फिलहाल आपको दिखेगी, यानी कि लोअर लेवल से करीब 80-85 अंकों के आसपास की हम रिकवरी निफ्टी में फिलहाल देख रहे हैं। लेकिन विवेक भाई, चिंता बस ये है ना कि अभी तक ना अच्छे नतीजों का खाता खुला नहीं है। 7 नंबर आ गए हैं, 4 अनुमान से कमजोर आए हैं, और 3 आए हैं अनुमान के हिसाब से। इसके चलते थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि ये लोग, मतलब जो उम्मीदें हैं ना, उनको धक्का लगा है। लेकिन आज पिक्चर थोड़ी और क्लियर हो जाएगी, और वो क्लियर होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों से, जो कि आएंगे बाजार बंद होने के बाद। बाजार की सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैप के लिहाज से, वेटेज के लिहाज से निफ्टी में एचडीएफसी बैंक के बाद दूसरे नंबर पर। तो नतीजों को लेकर उम्मीदें क्या हैं रिलायंस के साथ? फिर रिलायंस जियो के भी नंबर्स आते हैं, उसकी भी अलग से चर्चा हम कर लेंगे। लेकिन पहले रिलायंस को समझते हैं कि क्या उम्मीदें हैं, क्या अनुमान है। आशीषा हमारे साथ हैं ये प्रीव्यू लेकर। आशीषा, बहुत शुक्रिया। बताइए किस तरह के नंबर्स उम्मीद करके हम चल रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज से? बिल्कुल, रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों की बात करें तो नेट कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 245,700 2,45,700 करोड़ के आसपास आ सकता है, जो मार्जिनल 6% का डिक्लाइन होगा सिक्वेंशियल बेसिस पर। लेकिन एबिटा यहाँ पर 2% की बढ़ोतरी नज़र आ सकती है, और कंसोलिडेटेड मार्जिन्स भी बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। 18.3% पर मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है वर्सेस 16.8% जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किए थे। सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो डिजिटल सेगमेंट यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस नज़र आ सकता है। रिटेल एबिटा में 2% की गिरावट दिखेगी, लेकिन डिजिटल सर्विसेज एबिटा यहाँ पर करीब 4% का ग्रोथ नज़र आ सकता है सीक्वेंशियल बेसिस पर। याद रखें, जियो बिजनेस ने टैरिफ हाइक्स अनाउंस किए थे पिछले क्वार्टर में, जिसका
इसका फुल इम्पैक्ट इस तिमाही में नजर आएगा, जिसके चलते रेवेन्यू डिजिटल सेगमेंट का एबिटा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा O2C सेगमेंट की बात करें तो इसके एबिटा में भी करीब 5% की बढ़ोतरी एक्सपेक्टेड है। याद रखें, मार्जिन्स बढ़े हैं इस तिमाही में इस सेगमेंट के, जिसके चलते O2C बिजनेस के एबिटा में भी बढ़ोतरी दिखेगी। लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आती है उनके न्यू एनर्जी बिजनेस के लिए, जिसमें कंपनी ने 75,000 करोड़ का अनाउंसमेंट किया है। इसके अलावा रिटेल स्टोर एक्सपेंशन के कंपनी के क्या प्लान्स है और टेलीकॉम बिजनेस में प्राइस हाइक्स की क्या ट्रैजेक्टरी होती है, उस पर भी सबकी नज़र रहेगी। लेकिन ऑल इन ऑल एबिटा बढ़ेगा, मार्जिन्स भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन टॉप लाइन पर हल्की सी डीग्रोथ नजर आ सकती है सीक्वेंशियल बेसिस पर। ठीक है, रिटेल स्टोर के एक्सपेंशन को लेकर क्या प्लान है, इस पर भी नज़र रहने वाली है। और रिटेल को लेकर एक अच्छी खबर भी आई है, इन्होंने केल्विनेटर ब्रांड को खरीदा शीशा, उस पर आगे हम बातचीत विस्तार से करेंगे। लेकिन साथ में जरा ना रिलायंस जियो को लेकर क्या उम्मीदें हैं, जरा ये बताइए। बिल्कुल, रिलायंस जियो के नतीजों की बात करें तो अच्छे आंकड़े एक्सपेक्टेड है इस तिमाही में। रेवेन्यू 31,100 करोड़ के आसपास आ सकता है, जो 4% का ग्रोथ होगा सीक्वेंशियल बेसिस पर। मार्जिन्स 53% पर एक्सपेक्टेड है वर्सेस 53.9% जो कंपनी ने फोर्थ क्वार्टर FY25 में रिपोर्ट किए थे। लेकिन जियो के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फिगर एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र यानी ARPU का होगा, जो पिछली तिमाही में 206 रुपये के आसपास आया था। इस तिमाही में 210 रुपये की उम्मीद लगाई जा रही है, तो करीब 2% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र को लेकर। इसके अलावा सब्सक्राइबर एडिशन की बात करें तो स्ट्रीट का मानना है कि कंपनी करीब 9.5 मिलियन नए सब्सक्राइबर्स ऐड कर सकती है वर्सेस 6.5 मिलियन जो कंपनी ने पिछले तिमाही में रिपोर्ट किए थे। मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आती है टैरिफ हाइक्स को लेकर और सब्सक्राइबर एडिशंस को लेकर, उस पर सबकी नज़र रहेगी। लेकिन ऑल इन ऑल जियो से अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है इस तिमाही में। ठीक है आशीषा, बहुत शुक्रिया। तो सब्सक्राइबर बेस बढ़ने से इनके आरपू में बढ़त हो सकती है करीब 2% की, और 210 रुपये का एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र ये रिपोर्ट कर सकती है कंपनी। विवेक जी, आपसे ही व्यू जानना चाहेंगे रिलायंस को लेकर। देखिए, अब इतने सारे वर्टिकल्स हैं ना कि अलग अलग सबको समझ पाना और एक कंसेंसस व्यू बना पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है रिलायंस के शेयर को लेकर। लेकिन ये जरूर है कि हाँ, नतीजों से पहले शेयर थोड़ा सा हल्का जरूर हुआ है। हमने 1550 रुपए के प्राइसेस देखे, अभी 1500 रुपए के भाव हैं। नतीजे देख के कोई व्यू लें या फिर लंबी अवधि का अगर नजरिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप यहां पर भी बाइंग कर सकते हैं। लगता है कि आज के दिन रिलायंस कैसे बिहेव कर रहा है। एक्चुअली रिलायंस बिहेव कर रहा है एज ए होल्डिंग कंपनी। आपको बाजार में बहुत सारी होल्डिंग कंपनीज दिखेगी जहां पे जो अंडरलाइंग एसेट्स है या फिर उनका जो सम ऑफ द पार्ट्स आपको दिखेगा, उसके मुकाबले काफी डिस्काउंट में ज्यादातर होल्डिंग कंपनीज ट्रेड करती है। तो एक सिमिलर सी स्टोरी होके रखी है रिलायंस में भी, जहाँ पे कई बिजनेसेस अभी भी अंदर है। खाली एक फाइनेंशियल सर्विसेज उन्होंने डीमर्ज किया है। अब मेनली जो रिटेल है और जियो मोबाइल है जिसकी आप अभी बात कर रहे थे, इनका भी जब वैल्यू अनलॉकिंग होगा तब आपको रियल वैल्यू रिलायंस का भी दिखेगा। तो एक बीच में ये भी न्यूज चल रही थी कि हो सकता है कि ये जितने भी डीमर्जर है 1 साल के लिए टल जाए, तो हो सकता है कि रिलायंस आपको एक रेंज बाउंड रेंज में ही ट्रेड करते हुए दिखे और अगले 1 साल के लिए और ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे। कंपनी डेफिनेटली कोई दिक्कतें नहीं है, कंपनी में फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, लेकिन जैसे मैंने कहा ये होल्डिंग कंपनी के जैसे बिहेव करने लग गया है। तो जब तक इसका वैल्यू अनलॉकिंग का न्यूज नहीं आता है तो हो सकता है कि ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखे। लेकिन हाँ, जिसको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है, डेफिनेटली ये नो ब्रेनर है। कभी ना कभी ये डीमर्जर्स भी होंगे और अंबानी भी साहब भी सोच रहे होंगे कि इनका भी और ज्यादा नेटवर्क बढ़े, तो उसके लिए उनको फाइनली रिवैम्प बिजनेसेस को करना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, रिलायंस को लेकर ये व्यू। और आप देखिए, 1 महीने में करीब 3% के रिटर्न, और ये 3% आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि हाल फिलहाल ना हमने ऊपरी लेवल से रिलायंस के शेयर में थोड़ी सी कमजोरी देखी है। लेकिन रिलायंस को लेकर ना एक और खबर आई है,
और वो खबर ये आई है कि रिलायंस ने केल्विनेटर ब्रांड को, रिलायंस रिटेल ने उसको अक्वायर करने का फैसला किया है। सभी को जरा स्क्रीन पर लेकर आइए, विवेक जी को और कपिल जी को और शरद को। शरद, आपकी मेमोरी में आपको याद है, मतलब आपके घर में जो पुराना फ्रिज था वो कौन सा था? अभिषेक, आप बिलीव नहीं करोगे, केल्विनेटर का ही फ्रिज था। और ये उस समय डबल फ्रिज वाले डोर्स होते नहीं थे, एक ही फ्रिज वाली डोर होती थी जिसमें आपका आइस क्यूब से लेके वेजिटेबल सब रखते थे। उनकी साइज़ भी छोटी होती थी। आजकल डबल डोर फ्रिज और ये सब हमें देखने मिलते हैं, लेकिन केल्विनेटर मुझे याद है, मतलब मैं 5 या 6 साल का तब घर में जो है आई थिंक इनिशियल फ्रिज आए थे, तो थोड़ी बचपन के यादें जुड़े हुए हैं। और ऑफ कोर्स ये ज़्यादा ठंड भी देते थे, मतलब पता नहीं आजकल तो अभी मैं खुद मतलब गृहस्थी संभाला हूँ तो देखता हूँ कि मेरे जो फ्रिज है हर 6 महीने पे जो है आप कहते हैं सर्विसिंग के लिए जाती है, लेकिन केल्विनेटर के जो पुराने फ्रिज होते थे उतना ज़्यादा सर्विसिंग नहीं लगता था और ठंडे भी रहते थे। हाँ विवेक जी, आपके यहाँ भी केल्विनेटर था कि या कोई और फ्रिज था? देखिए, केल्विनेटर था कि नहीं था ये तो याद नहीं है, लेकिन हाँ केल्विनेटर बहुत देखे हुए मैंने। और जैसे वो कह रहे थे कि आजकल के फ्रिज ज्यादा ठंडक नहीं देते हैं। देखिए, आजकल बिजनेसेस को ज्यादा टर्नओवर भी चाहिए, तो प्रोडक्ट्स की लाइफ साइकिल ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने लगे। उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, जैसे आपका आईफोन भी है तो हर सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद में वो करीबन 5% स्लो डाउन होगा ही होगा, तो आपको हर 4 से लेके 5 साल में फोन बदलना पड़ेगा। तो ये सिस्टम हर जगह चालू है आज के दिन। लेकिन हाँ, केल्विनेटर बहुत देखा हुआ है। तो विवेक जी, जो मैं सोच रहा था, मेरे मन में ये चीज आती थी कि शायद रिप्लेसमेंट डिमांड बनी रही तो प्रोडक्ट्स को ऐसे बनाया ही जा रहा है कि उनकी जो लाइफ साइकिल है उन्होंने 4 साल, 5 साल, 6 साल, आप अपनी वॉशिंग मशीन रिप्लेस कीजिए, फ्रिज रिप्लेस कीजिए, फोन रिप्लेस कीजिए। क्या मैं सही सोच रहा था? मतलब आप भी वही कह रहे हैं? एग्जैक्टली नहीं तो आज के दिन देखिए पूरा कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी है और कंपनीज को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा रिप्लेसमेंट जल्दी हो। और जहां तक मतलब एंड ऑफ द डे यही है कि सब बिजनेस का मामला है अभिषेक, और ये ट्रेंड आगे चल के भी चलते ही रहेगा। और एक और मेन चीज ये है कि देखिए, जो पहले हुआ करता था ना, आज के दिन समझ लो मैं भी अगर एक फोन लूं तो आराम से 5 साल आज के दिन चलाऊं, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं उनको आप बोल दो कि 5 साल चलाओ, सवाल ही नहीं है। वो बोलेंगे हर साल मेरे को नया फोन चाहिए। तो जो आज का जनरेशन है उसको हर प्रोडक्ट और सर्विसेज में चेंजेस, बदलाव चाहिए ही चाहिए हर 1-2 साल में उनको, चाहे वो गाड़ी हो या चाहे मकान हो या जो भी है, सबको वैरायटी चाहिए और बदलते ही रहते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी वैसी होगी, तो लॉन्ग टर्म एक प्रोडक्ट चल जाए वैसा प्रोडक्ट बना के भी मतलब नहीं है। क्योंकि आप कार्स में भी देख लीजिए, आप अगर जो जितने भी कार वाले ऐप है आपको दिखेंगे कि खाली 1-1 साल 2-2 साल पुरानी गाड़ियां आपको सेल पे वापस मिल जाती है। तो ये ट्रेंड तो है ही बाजार में, और मुझे लगता है कि इसका फायदा कंपनीज भी उठा रही है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ये स्ट्रेटजी हो रही है। लेकिन रिलायंस रिटेल हम देख रहे हैं ना कि वो ब्रांड्स जो डिफंक्ट हो गए, आइकॉनिक ब्रांड हुआ करते थे, उनको फिर से जिंदा करने की काफ़ी गंभीर कोशिश की है रिलायंस रिटेल ने। हमने देखा कि कैंपा कोला को उन्होंने खरीदा, रावल गांव जो कि पान पसंद वाली जो कंपनी है उसका इन्होंने कॉन्फेक्शनरी वाला पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लिया। तो कई सारे ऐसे एक्विजिशंस किए हैं रिलायंस रिटेल ने। कपिल जी, आप ही जरा बता दीजिए, आपकी मेमोरी में जो घर का पुराना फ्रिज था वो कौन सा था? क्योंकि उस जमाने में ना केल्विनेटर, ऑलविन, गोदरेज, यही 2-3 ब्रांड्स हुआ करते थे। मैं ये अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ। जी अगर मैं याद करूँ तो केल्विनेटर नाम तो सुना हुआ है, लेकिन केल्विनेटर का प्रोडक्ट तो हमारे घर पे नहीं था। लेकिन जैसे ही विवेक जी और आप कह रहे थे कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक गुड्स हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी अभी दिन ब दिन कम तो हो ही जा रही है। और मुझे याद है जो हमारा पहला फ्रिज था, वो पहला फ्रिज हमने कहा ना कहाँ पे 18 साल तक यूज किया था, उसके बाद में जाके हमारा कुछ नया फ्रिज चेंज हुआ था। ठीक है, ठीक है। तो ये नई नई चीज़ें हो रही हैं। देखिए अब ना, एक तो क्या है कि पसंद बहुत जल्दी बदल रही है, नए नए ट्रेंड्स आते हैं तो लोग सोचते हैं कि नहीं, ट्रेंड्स के हिसाब से भी चलें। नए इनोवेशन भी हो रहे हैं हर चीज़ में, हर प्रोडक्ट में। तो उसके साथ ही जो कंज्यूमर बिहेवियर है बहुत तेज़ी से बदल रहा है। तो उसमें ये चीज़ें भी हो रही हैं कि ज़्यादा समय तक, मतलब वैसे प्रोडक्ट्स ही नहीं बन रहे कि बहुत चले। 18 साल तो भूल जाइए, अब तो 8 साल भी चीज़ें चल नहीं पाती हैं। एक राय कपिल जी आप जरा रिलायंस के शेयर पर दीजिए। अगर मान लीजिए किसी के पास अगर पोजीशन
पोजीशन है तो कहां तक आपको लगता है कि मामला सेफ है? स्टॉप लॉस कहां पर लगा के रखें नतीजों से पहले? जी 1475 पे ये स्टॉक चल रहा है। एक इंटरमीडिएट करेक्शन में तो है, क्योंकि पिछले 4 महीनों में इनमें काफी अच्छा एक अपसाइड मूव देखने मिला हुआ है। स्टॉप लॉस के लिहाज से 1440 के ऊपर जब तक ये स्टॉक रहता है तब तक ठीक ही है, इंटरमीडिएट करेक्शन ही है, लेकिन 1440 के नीचे मामला बिगड़ सकता है। ठीक है, 1440 के नीचे मामला वीक होगा। रिलायंस में जहां से ये शेयर चला था फिर से वहीं तक अगर पहुंचा तो फिर गिरावट इसमें और बढ़ सकती है। 1540 के आसपास तक गया था ये शेयर, और भी देखिए ये थोड़ा प्रेशर दिखा रहा है, हालांकि इंट्राडे से थोड़ा थोड़ा संभला जरूर है ये। चलिए छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और नतीजों पर फोकस करेंगे और कुछ मैनेजमेंट से भी नतीजों पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप कहीं जाएगा नहीं। रास्ता है वही वही शहर। तू कब आए अभी लाइफ से? अरे वाह ताई, पहचान गई? शहर जाके आँख का ऑपरेशन करा लिया क्या? शहर जाए मेरी जूती नहीं, यहीं अपने गांव में ही करवा लिया। वो रिडक्शन हुई है, क्या कुछ कॉस्ट रिस्ट्रक्चरिंग चल रहा है और फ्रेशर हायरिंग से क्या प्लान्स रहेंगे सर? श्योर, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इसके बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि हमने पिछले क्वार्टर में भी बात करी थी कि हमने अपना 2-3 स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, जैसे सेल्स ट्रांसफॉर्मेशन, फिट फॉर फ्यूचर और एआई की तरफ हमारा जो मोर स्ट्रेटेजी का मूवमेंट है वो, जिसके अंदर हमने ब्लूवर्स लॉन्च किया है। अगर हम उसमें से फिट फॉर फ्यूचर की बात करें, तो फिट फॉर फ्यूचर हमारा जो प्रोग्राम है वो कॉस्ट एफिशिएंसी के ऊपर भी ड्राइव करता है और साथ साथ जो हमारे इंटरनल प्रोसेसेस हैं उनको ज्यादा तेज और ज्यादा एजाइल बनाने की तरफ भी काम कर रहा है। रहा सवाल क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा जो हेडकाउंट कम हुआ है वो डिपेंड करता है बिजनेस कंडीशंस के ऊपर, वो डिपेंड करता है थोड़ा जो डिमांड इस क्वार्टर में रही है और जितने एम्प्लॉइज हमने पिछले 2-3 क्वार्टर्स में एम्प्लॉय किए थे उसके ऊपर है। उसमें ज्यादा कुछ देखने वाला नहीं है। 400 लोगों का मूवमेंट इतने बड़े बेस पे कोई बड़ी बात नहीं है। और आगे के क्वार्टर्स के लिए मैं आपको बता सकता हूं कि हम लोग अपना हायरिंग प्लान में देख रहे हैं कि और बढ़ोतरी होगी। और जहां फ्रेशर्स का सवाल रहा उसके ऊपर तो हमारा बहुत ज्यादा फोकस है। इस क्वार्टर में भी हमने 1600 से ऊपर फ्रेशर्स ऐड किए हैं और ये हमारा प्रयास जारी रहेगा फ्रेशर्स को ज्यादा से ज्यादा और ऐड करने के लिए। सो जैसे जैसे ग्रोथ आएगी उसी तरह से हमारा हायरिंग का प्लान भी उसके साथ साथ बढ़ेगा। जी जी विपुल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अभिषेक बोल रहा हूं मैं। सर, आपकी कंपनी ने 62 एआई इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, ब्लूवर्स एजेंटिक एआई प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। आप जरा बताएंगे कि जो क्लाइंट्स आपके हैं उनका रिस्पांस क्या है इनके प्रति, और ये इसका डील में कन्वर्जन कितना हो रहा है? तो इस सवाल का जवाब मैं 2 हिस्सों में दूंगा। जो हमने 62 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं वो हमारे इंटरनल प्रोसेसेस के ऊपर फोकस्ड हैं, जहां पर हम एजेंटिक एआई को यूज करके उन प्रोसेसेस को ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा ऑटोमेटेड और ज्यादा इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन, जैसे मैंने कहा था कि फिट फॉर फ्यूचर का ऑब्जेक्टिव प्रोसेस एफिशिएंसी भी है। सो ये एआई का जो इनिशिएटिव्स हैं ये भी उस तरफ भी हमारी मदद करेंगे, जहां पर कि हम अपने इंटरनल प्रोसेसेस को ज्यादा तेज कर सकते हैं। उसका एक असर ये भी रहेगा कि हम अपने क्लाइंट्स के लिए भी ज्यादा तेजी से रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। जहां तक सवाल है ब्लूवर्स का, उसका रिस्पॉन्स हमारे क्लाइंट्स के पास से बहुत अच्छा रहा है और हमने ब्लूवर्स की लॉन्च के बाद में अपना पहला डील ब्लूवर्स के ऊपर ऑलरेडी साइन करा है, एक डील पिछले 10-15 दिनों में ही। सो द रिस्पॉन्स, उस तरफ जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा रहा है और आगे भी उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा एरिया जहां एआई हमारे को, एजेंटिक एआई हमारे को मदद कर रहा है वो है लार्ज डील्स में, जहां हमारा फोकस हमने बढ़ाया है। उस तरफ भी लार्ज डील्स में जहां हम एआई का यूज कर रहे हैं वहां पर हमारे को अपना बिड्स को कॉम्पिटिटिव बनाने में एआई हमारी बहुत मदद कर रहा है।
सो इन तीनों तरफ से एआई का जो फोकस है वो जारी है और आगे भी हम उसके ऊपर फोकस करते रहेंगे। बिल्कुल विपुल जी, एआई जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और एजेंटिक एआई पे जो है आपने विशेष टिप्पणी भी दी है, लेकिन कंपनी के लार्जेस्ट एवर डील जो है पहले तिमाही में देखने मिली है, इस पे ज़रा और थोड़ा डिटेल्स बताइए कि ये डील विन जो आई है इतनी बड़ी, क्या नेचर है इसका, क्या एक्सपेक्टेशंस रहने वाला है इस रेवेन्यू से, और कुछ टाइमलाइंस है तो वो भी बताएं। श्योर। सो ये जो डील है ये हमने एक बहुत बड़े एग्री बिजनेस कस्टमर के साथ में साइन करी है, जिसमें अगले 5 साल के लिए हम उनके बहुत सारे आईटी सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, टेस्टिंग और सपोर्ट और कॉन्टेक्ट सेंटर, बहुत सारी चीजों में हम उनके लिए पूरा आईटी सॉल्यूशन का एक तरह से काम उनका हम लोग करने वाले हैं। और रहा सवाल बड़ी डील्स का, उसके ऊपर मैं आपको और ये बताना चाहूंगा कि हमारी बड़ी डील्स की जो पाइपलाइन है वो भी अभी बहुत स्ट्रांग है और अभी अगले कुछ दिनों में शायद हम लोग एक या दो और बड़ी डील्स अनाउंस करेंगे जो शायद इस डील को भी पीछे छोड़ दें। सो उस तरफ हमारा फोकस बहुत ज्यादा है और उसका रिजल्ट्स भी दिखाई पड़ रहे हैं। हमारी पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है उसमें और उसी की वजह से हमारे को ये भी कॉन्फिडेंस है कि हम आगे के क्वार्टर्स में भी अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन करेंगे। ठीक है विपुल सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और आपके प्रोडक्ट्स जो लॉन्च हुए हैं उनको कैसा रिस्पांस मिल रहा है, कंपनी की आगे की योजनाएं क्या हैं, इस पर हमसे बातचीत करने के लिए सर, नाइस स्पीकिंग टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और एलटीआई माइंडट्री पर जरा एक व्यू ले लेते हैं। हमने देखा था कि शेयर ऊपरी स्तरों से गिरा, करीब 7,000 रुपये के आसपास तक तो गया था और लोअर लेवल से रिकवरी करने की कोशिश की, लेकिन फिर से दबाव बनता हुआ इसमें दिख रहा है। आज भी हम देखने के नतीजों के बाद करीब 1 से 1.25% के आसपास की गिरावट है। आईटी पर एक बार व्यू आपसे चाहिए विवेक जी, कैसे देख रहे हैं सिनेरियोज को, क्योंकि हमने देखा कि टीसीएस के कमज़ोर नतीजे, उसके बाद एचसीएल टेक के कमज़ोर नंबर, एलटीआई माइंडट्री भी कुछ खास नहीं रहा, विप्रो में भी हम देख रहे हैं कि बस ये रहा कि नहीं उम्मीद से बेहतर है, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे नतीजे आ गए हैं विप्रो के। आपका व्यू क्या है आईटी को लेकर? देखिए मुझे लगता है कि आईटी एटलीस्ट मीडियम टर्म तक एक रेंज के अंदर रहने वाला है। 2-3 चीजें हैं। एक तो जो ग्रोथ है उसकी विजिबिलिटी आज के दिन आपको क्लियरली नहीं दिख रही है। दूसरी चीज मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म में डॉलर डिप्रिशिएट होगा और रुपये अप्रिशिएट होगा, तो उसका भी इफेक्ट आईटी पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोनों चीजें के कारण मुझे लगता है कि मीडियम टर्म में एक रेंज बाउंड के अंदर रह सकता है आईटी, लेकिन लॉन्गर टर्म अब आप अगर स्टोरी देखो तो वैल्यूएशन वाइज बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है आईटी ओवरऑल। और मुझे लगता है कि क्योंकि आप अगर एटलीस्ट इंडेक्स लेवल पे देखो तो आईटी इज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मर या फिर लोवेस्ट लेवल्स कंपेयर्ड टू एनी अदर इंडेक्स, कोई भी सेक्टर के मुकाबले। तो मुझे लगता है कि आईटी लॉन्गर टर्म यस अच्छा खासा करेगा। खाली आप सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज पे नजर मत रखो, जैसे एलटीआई है, टीसीएस है, विप्रो है। आपको देखना होगा कि जो न्यू एज आईटी कंपनीज है वहां पे भी कौन कौन फोकस कर रहा है। तो वैसा आप अगर मिक्स्ड बैग का आईटी का पोर्टफोलियो बनाओ तो मुझे लगता है कि आपको फिर भी डबल डिजिट रिटर्न्स लॉन्गर टर्म में आराम से मिल सकता है। तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आईटी एक रेंज बाउंड के अंदर रहेगा और वो आपको बेसिकली अक्यूमुलेशन जोन समझ लीजिए, यहाँ पे आपको धीरे धीरे अक्यूमुलेट ही करना है। टर्म में थोड़ा सा पेन है, लेकिन लॉन्ग टर्म को लेकर बुलिश है और जो मतलब फ्यूचरिस्टिक जो टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं कंपनियां, एआई पे काम कर रही हैं, जो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन कर रही हैं। टीसीएस ने अपडेट तो दिया था कि उनके जो करीब 1.25 लाख वर्कफोर्स हैं वो एआई को लेकर स्किल्ड हो गई है, लेकिन दिक्कत ये है कि भारत में अभी भी ना सर्विसेज वाली ही कंपनियां ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट से तो अभी मतलब बहुत दूरी है। बट ये है कि हाँ बेहतर उसमें आपकी पिकिंग होनी चाहिए और वहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। उम्मीद है कि ये कंपनियां भी आगे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन अपना करेंगी और जो आगे की जो चीज़ें हैं, जनरेटिव एआई हो गया, तमाम चीज़ें होंगी, उन पर ये फोकस करते हुए दिखेंगे। तो लॉन्ग टर्म ठीक है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पेन हो सकता है। चलिए छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम समझेंगे बाजार में 3 बजे तक का हाल, खबरें, ट्रिगर, वॉल्यूम कहां पर हो रहा है, ये अपडेट लेकर आएंगे मार्केट एट 3 में और बाकी आगे हम फोकस करेंगे बीटीएसटी और एससीबीटी की ट्रेड्स पर। बाकी और इवेंट्स कौन से होने वाले हैं, नतीजे अगले हफ्ते कौन से आएंगे, उन पर भी हम करेंगे फोकस। आप कहीं जाएगा नहीं।
इन एसोसिएशन विद SBI, बेस्ट है सबको पता है। रास्ता है वही वही शहर राकेश